सर्वज्ञशाला की इस ऑनलाइन क्लास में मैं अमित आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हमने अपनी इस प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में उस सबसे महत्वपूर्ण बिंदु को शामिल किया है जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वह बिंदु है सरकारी योजनाएं। आपको भली भांति पता है कि चाहे वो करंट अफेयर की दृष्टि से देखेंगे तो करंट अफेयर में जो तत्कालीन या जो समसामयिक योजनाएं प्रारंभ होती हैं उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुरानी योजनाओं से प्रश्न नहीं पूछे जाते। हर परीक्षा में कोई ना कोई पुरानी योजनाएं पूछ ही ली जाती हैं। कभी सम्मिलित करने के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी डायरेक्ट और कभी इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम सबसे महत्वपूर्ण बिंदु को प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमने इस प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में उन सरकारी योजनाओं से संबंधित 20 प्रश्नों को लिया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि इन 20 प्रश्नों के माध्यम से कम हम यहाँ पे 40 योजनाओं की विस्तृत व्याख्या भी देख लें, क्योंकि मेरा उद्देश्य सबसे बड़ा यही है कि कम समय में अधिकतम से अधिकतम आउटपुट दिया जाए। तो विलंब न करते हुए चलते हैं, प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। तो सभी भाइयों बहनों से अनुरोध है कि क्लास को बहुत ध्यानपूर्वक और पूर्ण मनोयोग से देखिएगा और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आपके सामने पहला प्रश्न है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के संदर्भ में आपको सत्य कथन बताना है। प्रत्येक विकल्प को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो पहला विकल्प है, यह योजना नवंबर 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत सरकार 1500 दिनों के भीतर 17,245 अविद्युतीकृत गाँवों को विद्युतीकरण करेगी। यह योजना नवंबर 2014 में प्रारंभ की गई थी। और अंतिम विकल्प है, योजना के अंतर्गत भारत सरकार 1000 दिनों के भीतर 1 मई 2018 तक 18,452 अविद्युतीकृत गाँवों को जो है विद्युतीकरण उसका यानी इलेक्ट्रीफाई करेगी। इस तरह से दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो कि 20 नवंबर 2014 को पीएम मोदी जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई। और इसका जो उद्देश्य था उसका उद्देश्य था कि 1000 दिनों के भीतर जो यानी कि 1000 दिनों के भीतर तथा 1 मई 2018 तक, जैसे यह योजना 2014 में प्रारंभ हुई तो 1000 दिनों के भीतर इसका लक्ष्य रखा गया कि 1000 दिनों के भीतर यानी 1 मई 2018 तक भारत के बचे जो नॉन इलेक्ट्रीफाइड विलेजेस हैं यानी 18,452 उस समय गांव ऐसे थे जहां पे बिजली नहीं पहुंच पाई थी, तो वहां पहुंचाना इसका उद्देश्य था। और इसमें जो अनुमानित लागत खर्चे की बात हुई थी वह थी 43,033 करोड़ रुपए। और इस योजना ने जो है इससे पूर्व चल रही 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना जो 2005 में प्रारंभ हुई थी उसकी जगह पे इस योजना ने अपना स्थान लिया। राजीव गांधी ग्राम योजना की बात करें तो 2005 में प्रारंभ हुई थी। राजीव गांधी ग्राम योजना 2005 में प्रारंभ हुई तथा इसका जो लक्ष्य उस समय रखा गया था वह था 1.10 लाख जो नॉन इलेक्ट्रीफाइड गांव हैं वहाँ पे बिजली पहुँचाना है। और इन गाँवों में 2.3 करोड़ बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन भी देना है। तो राजीव गांधी योजना भी ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो प्रारंभ की गई दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। यह लक्ष्य आपको जैसा कि पता है, यह लक्ष्य इसका पूरा हो चुका था दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का। तो इस संदर्भ में अगर सत्य कथन की बात करें तो यह योजना आपको बता दिया मैंने 20 नवंबर 2014 को प्रारंभ हुई। तो पहला कथन एकदम गलत होगा। यहाँ पे 15 दिया हुआ है जबकि 14 है। और इस योजना के अंतर्गत सरकार 1500 दिनों की बात नहीं थी, वहाँ पे बात थी 1000 दिनों की। और इसको 1 मई 2018 तक टोटल 18,452 ग्राम थे वहाँ पे बिजली पहुँचाने की बात थी। तो इस तरह से यह विकल्प भी गलत है। यह विकल्प और यह विकल्प यानी तीसरा और चौथा विकल्प एकदम सही है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इसमें सूची दिया है, सूची 1 है, सूची 2 है, दोनों को सम्मिलित करना है आपको। इसमें ध्यान रखिएगा बहुत ध्यान से।
तो इसमें पहला जो आपका है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसका सही सुमेलन क्या है, सुमेलित करना है। तो जैसा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुई थी, 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुई और यह एक केंद्रीय योजना के रूप में शुरू हुई थी। आपको मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि एक होती है केंद्रीय योजना यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम, केंद्रीय क्षेत्र की योजना, और एक होती है केंद्र प्रायोजित योजना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती हैं उसके बारे में आप ध्यान रखिएगा कि यह स्कीम सेंटर से स्पॉन्सर की जाती है, परंतु इसमें राज्य की भी हिस्सेदारी होती है, यानी इसका वित्त पोषण जो है वह राज्य भी करता है। जैसे आप देखते होंगे किसी योजनाओं में केंद्र की हिस्सेदारी 60% होती है तो वहीं राज्य की 40 हो जाती है। ऐसे ऐसे इसका अनुपात होता है, अनुपात पे मत जाइए। आप ध्यान रखिएगा कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं, जितनी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हैं उसमें राज्य की भी हिस्सेदारी होती है, लेकिन जो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम होती हैं उसमें पूरी तरह से उसका वित्त पोषण जो है केंद्र के द्वारा किया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। यह योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सर्वप्रथम जब प्रारंभ हुई 2000 में 25 दिसंबर के दिन, उस समय आपको पता ही होगा कि भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान अटल जी थे और उनका जन्म दिवस भी 25 दिसंबर को होता है। उसी दिन यह योजना प्रारंभ हुई थी और यह एक केंद्रीय यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम की तरह प्रारंभ हुई, लेकिन 2015 में इसे केंद्र प्रायोजित योजना कर दिया गया। केंद्र प्रायोजित योजना का जो तात्पर्य है उसमें केंद्र के द्वारा स्पॉन्सर की जाती है, लेकिन उसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी होती है। तो इस तरह इसमें जो केंद्र की हिस्सेदारी थी वह थी 60%, या आप कह लीजिए 60:40 का इसमें था, जिसमें 60 केंद्र और 40 राज्य। यह इस तरह से योजना लागू की गई थी और इस योजना का जो उद्देश्य था वो था कि जो गांव कनेक्टिविटी, जिस गांव में सड़कों की कनेक्टिविटी नहीं है वहां पे सड़कें पहुंचाई जाएं, लेकिन उन गांव का क्राइटेरिया भी निर्धारित था। जैसे कि कोई 500 आबादी का गांव है तो वहां पे सड़कें पहुंचना अति आवश्यक है। यही जनसंख्या आबादी अगर पर्वतीय पहाड़ों क्षेत्रों में बात करें या रेगिस्तानी आदि में तो वहाँ पे 250 थी। तो मैदानी भाग में 500 की अगर आबादी है तो उसको कनेक्ट किया जाएगा गांव की सड़कों से और ज़िला मुख्यालयों से। अगर पर्वतीय क्षेत्र हैं और वहाँ की आबादी लगभग 250 लोग अगर रह रहे हैं वहाँ पे तो उसको भी सड़क से जोड़ा जाएगा। और ये सड़कें कैसी होंगी, जो मौसमों के अनुकूल यानी सभी मौसमों में चलने योग्य होंगी। इस तरह इसका अभी देखें तो तीसरा चरण जो है वो 2019 में प्रारंभ हुआ था और इस योजना का संचालन जो है वह आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है। तो प्रधानमंत्री अगर सड़क की बात करें तो यह 2000, आप ध्यान रखिएगा, सन 2000 या 2001 ऐसे मान लीजिए। दूसरी जो योजना है वह क्या है, स्वजल धारा योजना। स्वजल धारा योजना 2002-03 में प्रारंभ हुई, 2003 में प्रारंभ हुई और यह भी एक केंद्र प्रायोजित योजना थी। इसमें 90% हिस्सा केंद्र का, 10% राज्य का होता था। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह यह था कि जलापूर्ति के प्रबंधन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित किया जाए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में आत्मनिर्भरता जो है हासिल की जाए, और इसका भी संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से इन दोनों बातों का ध्यान रखिएगा आप जो है, यह 2002-03 की बात है और वह 2001 की बात है। तो इस तरह से इसके सामने मैं लिख देता हूँ, ये है आपकी पहली जो है 2000 और 2001, दूसरी है 2002-03, ठीक है।
तीसरी जो योजना है भारत निर्माण योजना, यह योजना जो है 16 दिसंबर 2005 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी 2005 में। और इसका जो उद्देश्य था वह ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों का विकास करना और उन्हें शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित बनाना था। और योजना के जो क्षेत्र थे, योजना किन किन क्षेत्रों में कार्य करती थी, वह जैसे आप जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में कि कैसे विषय होंगे और किस तरह के क्षेत्रों में काम किया जाएगा। तो वहाँ पे सिंचाई, सड़कें, आवास, विद्युतीकरण और ग्रामीण संचार आदि को विकसित और मजबूत करना था। तो यह योजना 16 दिसंबर 2005 को शुरू हुई थी और जो इसका संचालन है वह भी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता था। तो इस तरह से इसका भी संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता था। अब अंतिम यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की बात करें तो यह 2000 में प्रारंभ हुई थी, सन 2000 में। और इसका जो उद्देश्य था वह ग्रामीण गरीबी या आबादी जो है उसके जीवन को बेहतर बनाना, और इसके जो कुछ कंपोनेंट थे यानी घटक थे, उसमें आपकी ये जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण आवास, ग्रामीण पेयजल परियोजना आदि इसके कंपोनेंट थे। तो इस तरह से आप इसको मैच कर लीजिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ए आपका 2001 में यानी कि ए का 2 हो जाएगा। दूसरा विकल्प है स्वजल धारा योजना जो कि 2002-2003 बी का 1 हो जाएगा। भारत निर्माण योजना जो कि 2005-06 में थी, सी का 4 हो जाएगा। और आपका ग्रामोदय योजना जो कि 2002-01 था। तो इस तरह से ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1 और सी का 4, डी का 3, इस तरह बी विकल्प आपका एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम यानी जो है ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम। इसके बारे में आपको ध्यान रखिएगा, सत्य कथन बताना है। तो सत्य कथन बताना है तो पहला कथन है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम 1973 में शुरू हुआ। यह एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम था, वही बात सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तीसरा, कार्यक्रम को भूमि, जल, पशुधन और मानव संसाधन के संरक्षण से संबंधित था। तो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम जो है यह आपका 1973 में प्रारंभ हुआ और यह बिल्कुल केंद्र प्रायोजित योजना था। और जो है इसका जो उद्देश्य था वह फसलों और पशुधन के उत्पादन तथा भूमि, जल और मानव संसाधनों की उत्पादकता पर सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना, यानी सूखा पड़ने से जो आपके प्रतिकूल प्रभाव होते हैं उसको कम करना इसका उद्देश्य था। वर्तमान में अगर देखें या वर्तमान में देखें तो भारत में लगभग जो है 105 मिलियन हेक्टेयर भूमि सूखे से प्रभावित है, यानी विकृत भूमि है, और जो कि भारत की 32% क्षेत्र को समाहित करती है। आपको पता होगा, एक आपने सुना होगा UNCCD, एक विश्व स्तर पर एक कन्वेंशन हुआ जो कि 14 अक्टूबर 1994 को पेरिस में हस्ताक्षरित हुआ था, जिस पर भारत ने भी 94 में साइन किया तथा 96 में जो है इसकी पुष्टि भी की, यानी रेक्टिफाई भी किया और इसका सदस्य बना। तो यह कन्वेंशन जो है वो UNCCD को आप बोल सकते हैं, इसका अगर पूरा रूप देखेंगे तो इसका अर्थ है यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यानी भारत या विश्व में जो हो रही आपकी
रेगिस्तानी या डिजर्टिफिकेशन करना है, जो डिजर्ट बनने जाने उसको ख़त्म करना है, यानी सूखे प्रभावित क्षेत्रों को कम करना है, इस कन्वेंशन का उद्देश्य था। और यह कन्वेंशन 1994 में आया। भारत भी 1994 में इसको साइन किया, लेकिन इसकी पुष्टि जो है रेक्टिफाई 1996 में किया। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। UNCCD विश्व स्तर पर सूखे प्रभावित क्षेत्रों को कम करने के लिए काम कर रहा है। और अगर इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न में जैसा मैंने बताया कि इसमें तीनों विकल्प एकदम सही हो जाएंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारे SDG गोल हैं, यानी SDG लक्ष्य हैं, 17 लक्ष्यों में एक लक्ष्य ये भी है कि हम जो है टिकाऊ खपत और उत्पादन ऐसा करें जिससे पृथ्वी का अपकर्ष यानी उसका डाउनफॉल, यानी उसमें कोई समस्या ना आए, और भविष्य के लिए उसको संसाधन के रूप में यूज करें। तो यह SDG गोल जो है, SDG लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, गोल नंबर 15 है। उसमें जो है आपके टिकाऊ खपत और उत्पादन की बात की गई है जिससे कि पृथ्वी का अपकर्ष ना हो। इस तरह इसको भी ध्यान रखिएगा। SDG 15 किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर C विकल्प एकदम सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित योजनाओं में से किसका सुमेलन सही नहीं है? कौन ऐसी योजना है जिसका सुमेलन सही नहीं है? ये योजना दी गई हो, इसके सामने प्रारंभ किए गए वर्ष दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा है सुमेलित जो गलत सुमेलित है। तो अंत्योदय योजना, पहली जो है अंत्योदय योजना, इसकी बात करें तो यह 1977-78 में प्रारंभ की गई। इसका जो उद्देश्य था वह यह था कि सबसे गरीब परिवारों की सहायता करना तथा उन्हें गरीबी से बाहर निकालना। 25 सितंबर 2014 से इस योजना का नाम जो है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना प्रारंभ किया गया। और इसका जो उद्देश्य था वह शहरी क्षेत्रों के लिए था। तो ये अंत्योदय योजना ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित थी। उसके बाद में जो है इसी से मिलती जुलती योजना 25 सितंबर 2014 से प्रारंभ हुई, जिसको दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना कहते हैं। और यह शहरी गरीबों को कौशल विकास प्रदान करके जो है शहरी गरीबी को कम करने का प्रयास करता है। इसका कार्यान्वयन आप ध्यान रखिएगा, इसका कार्यान्वयन शहरी विकास मंत्रालय करेगा क्योंकि ये शहरों के लिए है, लेकिन अंत्योदय योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है। दूसरा आपका जो विकल्प है तो इसका वर्ष ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बताया 1977 to 78। दूसरी योजना है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। यह 25 सितंबर 2001 को प्रारंभ हुई थी। और इस योजना का उद्देश्य जो था वह रोजगार आश्वासन योजना तथा इस योजना का जो उद्देश्य था वह ग्रामीण गरीबों को रोजगार तथा भोजन उपलब्ध कराना, अर्थात खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो इसका जो प्रारंभ वर्ष है वह 2001 था। और इसका उद्देश्य भी था कि जो है BPL को रोजगार तथा भोजन उपलब्ध कराना, जिससे उनकी खाद्य सुरक्षा जो है सुनिश्चित हो सके। अगर इस योजना की बात करें तो इस योजना को जो है दो योजनाओं को मिला के इस योजना को प्रारंभ किया गया था। वह दो योजनाएं जो हैं, एक हैं पहली जो योजना है रोजगार आश्वासन योजना तथा दूसरी जो योजना है वह है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना तथा रोजगार आश्वासन योजना, इन दोनों को मिला के ही संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को प्रारंभ किया गया 2001 में। इस तरह इसका जो प्रारंभ किया गया वर्ष है वो 2000 है, सही है। आगे ये सही हो जाएगा। तीसरा जो विकल्प है कृषि आय बीमा योजना। कृषि आय बीमा योजना की अगर बात करें तो यह
आपका प्रारंभ हुआ था 2003 तथा 2004, यानी इसका भी सही वर्ष है। और आपको एक बात इसके पूर्व की योजना में मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार जो था उसका स्थान आपको पता है 2006 में नरेगा आ चुका था। तो नरेगा जो रोजगार गारंटी प्रदान करता है 2006 में आया, उसने ले लिया। इस तरह संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2006 में समाप्त होकर नरेगा के रूप में चल रही है, आज भी चल रही है। कृषि आय बीमा योजना 2003-04 में प्रारंभ हुई और इसका जो किसान के जो मुख्य दो घटक होते हैं, यानी किसान को क्या चाहिए भाई, किसान को उसकी उपज अच्छी हो जाए तथा उपज जो है बिक जाए, यानी उसकी कीमत अच्छी मिल जाए। इस तरह किसान की आय में वृद्धि होती है, हर किसान यही चाहता है। तो इसी उद्देश्य से किसान के जो दोनों घटक हैं, यानी उपज तथा उपज की कीमत, इन दोनों को बीमा में लक्षित किया गया और इस योजना ने उत्पादन तथा बाजार जोखिम को कम करते हुए किसान की आय सुरक्षित करने की प्रयास किया। इस तरह अगर ये कृषि आय बीमा योजना है तो इसका भी प्रारंभ किया गया वर्ष 2003-04 है, सही है। जो तीसरी यानी मतलब जो अंतिम योजना है, विकल्प में जो अंतिम योजना है वह है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। यह जो है 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ की गई थी और इस योजना ने पूर्व की जवाहर रोजगार योजना जो पूर्व में 1989 से चली आ रही थी, यानी जो 10 वर्ष पूर्व की योजना थी जवाहर रोजगार योजना, उसका स्थान लिया और यह 1 अप्रैल 1999 से प्रारंभ हुई। इसका जो लक्ष्य था इसका लक्ष्य क्या था कि अधिक उत्पादक कार्य प्रदान करके ग्रामीण गरीबों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए। और यह एक केंद्र प्रायोजित योजना थी, तो इसमें हिस्सेदारी भी होगी। तो केंद्र और राज्य का जो हिस्सेदारी अनुपात था, केंद्र और राज्य का अनुपात था, वह था आपका 75:25। 75:25। इस तरह इस योजना का जो प्रारंभ किया गया वर्ष वो भी सुमेलित है। इसमें कौन सुमेलित नहीं है आपको ध्यान रखना है, अंत्योदय योजना नहीं सुमेलित है। और यह योजना आप प्रारंभ कब हुई थी? 77-78 में। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर अगर हम बात करेंगे तो सुमेलन नहीं पूछा गया है, तो सुमेलित नहीं कौन सा है? ए विकल्प है। अगला प्रश्न है हमारा जो है इसमें भी योजना और वर्ष दिया गया है, इसको सुमेलित करके बताना है कि किस वर्ष कौन सी योजना प्रारंभ हुई थी। तो जवाहर रोजगार योजना अभी पिछले प्रश्न में मैंने बताया कि यह 1989 में प्रारंभ हुई थी और आगे चल के 1999 में जब जवाहर ग्राम समृद्धि योजना आई तो यह योजना समाप्त हो गई और इसका विलय उसमें हो गया। इस तरह ए का तो सामने जो दिया वर्ष है बिल्कुल सटीक है। बी ऑप्शन है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इस योजना की बात करें तो यह 99 में यानी 99-2000 में प्रारंभ हुई और इसका जो उद्देश्य था वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे यानी बीपीएल परिवार के लोगों की मदद करके उनकी सामाजिक एकजुटता, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और आमदनी प्रदान करने वाली परिसंपत्तियों की व्यवस्था करना था। और उन्हें क्या है स्वयं सहायता समूह के रूप में संगठित करना था, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के रूप में संगठित करना था। और यह जो कार्य होता था वह आपको बैंक के ऋण द्वारा तथा सरकारी जो सब्सिडी होती हैं उनके द्वारा प्रदान करके यह इनको जो है समुदाय को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में यानी स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने का प्रयास किया जाता था। इस तरह इसका भी जो प्रारंभिक वर्ष है यानी प्रारंभ किया गया वर्ष है वो 99-2000 है। अगली जो योजना है
वह है आपकी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जो है आपकी, यह योजना जो है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 99/2000 में प्रारंभ हुई और जो आपकी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है यह 2001 में प्रारंभ हुई। इस तरह पहले का हो गया 1, बी का हो गया आपका 2, सी का हो गया 4 और डी का हो गया 3। इस तरह 1, 2, 4, 3 जिस विकल्प में होगा वही सही होगा। 1, 2 पहले विकल्प में है, 1, 2, B2 ये दो विकल्प में ऐसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे C4 है तो यहाँ पे C4 है, यहाँ C3 दिया गया है। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह ए विकल्प एकदम सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम में क्या असत्य है? आपको असत्य कथन बताना है कि इसके बारे में कौन सा असत्य कथन है। तो पहला विकल्प है लाभकारी रोजगार के अवसर पैदा करना। दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादक संपत्ति बनाना। तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना। और लास्ट ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को सीमित करना। इस तरह अगर इस योजना की बात करें तो यह योजना ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम यह 15 अगस्त 1983 को छठी पंचवर्षीय योजना के अधीन प्रारंभ की गई और इसका जो पूरा खर्च होता था, यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी, पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती थी। और इसका जो उद्देश्य था वह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार के समान उद्देश्य ही था। जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार जो योजना थी उसी के समान इसका उद्देश्य था, लेकिन बस इसमें और उसमें अंतर यह था कि यह केवल ग्रामीण भूमिहीन लोगों के लिए ही था। इसके तहत 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी की बात हुई और इसे 1989 में जवाहर रोजगार योजना में सम्मिलित कर दिया गया, यानी उसमें इसका विलय कर दिया गया। इस तरह से अगर देखें तो इस प्रश्न का उत्तर आपका डी विकल्प होगा। क्या असत्य है कि इसमें ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर को सीमित करना नहीं बल्कि बढ़ाना था, यानी असीमित समझ लीजिए, असीमित करना था। तो इसका उत्तर बाकी तीनों विकल्प एकदम सही हैं। लास्ट अब जो है गलत है, क्योंकि यहाँ पे सीमित करना नहीं बल्कि बढ़ाना था। इस तरह इसका उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार ने किन योजनाओं का विलय करके 25 सितंबर 2001 को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना शुरू की गई। अगर बात करें संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना यानी यूनिवर्सल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 25 सितंबर 2001 से प्रारंभ हुआ। इसका जो उद्देश्य था 25 सितंबर 2000 लिखा भी हुआ है। इसका जो उद्देश्य था वह यह था कि ग्रामीण गरीबों को लाभकारी रोजगार प्रदान करना। हर जगह अधिकतर अभी तक जितनी योजनाएं हैं सब में रोजगार यानी रोजगार के अवसर देके ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी को कम करना लगभग सारी योजनाओं का उद्देश्य था। तो इसका भी उद्देश्य वही था, ग्रामीण गरीबों को लाभकारी ऐसा रोजगार दो जो उनके लिए लाभदायक हो, उनकी आय में वृद्धि हो और उनके खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तो इसका उद्देश्य था। और इसका जो इस योजना को जो है रोजगार आश्वासन योजना तथा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना इन दोनों को मिला के इस योजना को शुरू किया गया था। इस तरह से जवाहर ग्राम समृद्धि योजना सी में है और
ये रोजगार आश्वासन योजना बी में है, बी और सी जिस विकल्प में है वही विकल्प एकदम सही होगा। तो बी सी कहाँ दिख रहे हैं आपको, बी सी बी में दिख रहे हैं। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पोषण मिशन कब शुरू किया? राष्ट्रीय पोषण मिशन जो कि 8 मार्च 2008 को प्रारंभ हुआ था और 8 मार्च 2018 आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि 8 मार्च को क्यों प्रारंभ किया गया। 8 मार्च को कौन सा ऐसा विशेष दिन होता है जिससे इस योजना को उस दिन प्रारंभ किया गया। तो 8 मार्च 2018 को प्रारंभ किया गया और इसका जो उद्देश्य था, जैसा कि योजना के नाम से देख सकते हैं आप, पोषण दिया जाएगा। किसको पोषण दिया जाएगा? इसका जो उद्देश्य था वह स्टंटिंग यानी जिन बच्चों में ग्रोथ नहीं हो रही है उनको बढ़ाना, अल्प पोषण को कम करना, एनीमिया जैसा कि भारत में एनीमिया ज़रूरी नहीं बच्चों में ही, महिलाओं और किशोरियों में भी देखने को मिलता है, तो एनीमिया को कम करना। और जन्म के समय जो बच्चे के वज़न में कमी रहती है, अधिकतर भारत में जन्मे बच्चों का जो मानक उनका वज़न होता है वो नहीं होता है, कम ही होता है। इस तरह इनको बढ़ाना था। अगर बात करें स्टंटिंग को 2% कम करना था प्रतिवर्ष और अल्पोषण को भी 2% कम करना था, लेकिन एनीमिया को 3% और जन्म के समय जो वज़न में कमी है होती है बच्चों में उनको 3% प्रतिवर्ष कम करना इसका लक्ष्य था। इस मिशन का लक्ष्य 2022 तक जो 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे हैं यानी जो 0 से 6 उनके बच्चों की स्टंटिंग प्रॉब्लम जो है उसको घटाकर 25% करना था, जो वर्तमान में 38% के लगभग 38% के लगभग है। इस तरह अगर बात करें तो यह पोषण मिशन आपका 2018 एकदम सही होगा। डेट भी याद रखिएगा 8 मार्च को। अगला प्रश्न है हमारा, आयुष्मान भारत योजना के हितग्राही चयन अर्थात कार्ड बनाने का जिम्मा किसे दिया जाता है? तो अगर बात करें आयुष्मान भारत योजना की तो यह योजना जो है वह 23 सितंबर 2018 को पीएम मोदी जी ने जो है झारखंड के रांची से प्रारंभ किया गया था। जैसा कि इसका नाम जन आरोग्य योजना है, जन आरोग्य पीएम जय बोलते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और आगे एबी भी लगा दो तो आयुष्मान भारत भी इसमें समाहित, यानी जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना ये दोनों एक ही हैं। लेकिन जब प्रारंभ हुआ तो इसको जन आरोग्य बोला गया, बाद में इसका नाम जो है एबी पीएम जय यानी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इस तरह 23 सितंबर 2018 को यह योजना रांची से प्रारंभ हुई थी। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इससे पूर्व यानी 2018 में ही जब बजट आया 1 अप्रैल को, तो इसकी घोषणा वित्त मंत्री उस समय कौन थे आप लोग बताइएगा। वित्त मंत्री जो थे उन्होंने इसको बजट में इसका नाम लिया और इसकी घोषणा की, लेकिन 1 अप्रैल के बाद 23 सितंबर को इसकी लॉन्चिंग की गई। अगर बात करें तो इस योजना का जो उद्देश्य है वो बीपीएल परिवारों को जो है स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना है। कितना स्वास्थ्य बीमा मिलेगा? तो इसमें 5 लाख रुपए प्रति परिवार, 5 लाख रुपए प्रति परिवार है, प्रति व्यक्ति मत याद रखिएगा, प्रति परिवार है। 5 लाख रुपए प्रति परिवार बीमा दिया जाता है और इससे यह अनुमान लगाया गया था कि लगभग भारत के 10 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे। और इन 10 करोड़ परिवार में अगर व्यक्तियों की बात करें तो लगभग 50 करोड़ व्यक्ति इसका लाभ उठा पाएंगे। तो यह बहुत बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना थी, जो कि ध्यान रखिएगा। इसकी लॉन्चिंग याद रखिएगा कि कहाँ से और किस तारीख को प्रारंभ हुई थी। तो
इस तरह से 5 लाख का इसमें बीमा दिया जाता है, वो भी कैशलेस बीमा दिया जाता है, कैशलेस जिसका उपयोग हो सकता है, और यह प्रति व्यक्ति नहीं प्रति परिवार दिया जाता है। और इसके तहत अब आपको पता ही होगा कि आयुष्मान, इसके अंतर्गत कार्ड भी बनाए जाते हैं, आयुष्मान भारत के कार्ड बनते हैं, और अब उससे भी आगे बढ़ के एक आभा नंबर भी दिया जाता है। आभा नंबर किसे कहते हैं, यह बात भी ध्यान रखिएगा। आभा, ABHA, आभा नंबर यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनता है, जिसमें आपको एक यूनिक नंबर दिया जाता है जो 14 डिजिट का होता है, 14 डिजिट का होता है, और यह यूनिक नंबर होता है जिसमें आपके हेल्थ रिकॉर्ड रखे जाते हैं। इसको आभा नंबर बोलते हैं, और आभा का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बोलते हैं इसको। इस तरह आयुष्मान भारत योजना के जो कार्ड बनाने का जिम्मा है, लाभार्थियों का जो चयन है, वह ग्राम पंचायत करती है, और ग्राम पंचायत के अधीन प्रधान जो है यह निर्धारित करते हैं कि इसके लाभार्थी कौन बन सकते हैं कौन नहीं। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर जो है विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत कौन से कार्य कराए जाने हैं। अमृत सरोवर योजना के बारे में आपने सुना जरूर होगा, क्योंकि यह बहुत चर्चित एक मिशन मोड कार्यक्रम था जो 24 अप्रैल 2022 को प्रारंभ किया गया था। 24 अप्रैल 2022 को प्रारंभ किया गया था। अमृत आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, उसी के तहत इसको प्रारंभ किया गया था, और इसका जो लक्ष्य था वह था आपका कि 15 अगस्त 2023 तक 15 अगस्त 2023 तक भारत देश के जितने ज़िले हैं उन प्रत्येक ज़िलों में 75 अमृत सरोवर बनाना है। अब ये अमृत सरोवर हो सकते हैं कि पुराने पहले से वहाँ तालाब रहे हों तो उनका पुनर्विकास किया जाएगा, उनको पुनर्जीवित किया जाएगा, या आपका जो भी बनाने वाला हो ग्राम प्रधान वो नया अमृत सरोवर भी डेवलप कर सकता है। इस तरह इसका 75 प्रत्येक ज़िले में 75 अमृत सरोवर बनाने का जो लक्ष्य था, और इस तरह से अगर बात करें तो लगभग 50,000 अमृत सरोवर भारत में बनने थे। एक आप उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं तो यह भी आप करंट अफेयर की न्यूज़ में पढ़े होंगे कि जो भारत देश में पहला अमृत सरोवर था, भारत देश का जो पहला अमृत सरोवर बना था, भारत का पहला अमृत सरोवर वह कहाँ बना था, वह यूपी में ही बना था। और यूपी में कहाँ बना था, रामपुर में बना था, जिसका उद्घाटन 13 मई को भारत देश के केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री 13 मई 2022 को भारत देश के केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया था। इस तरह आप समझ चुके होंगे कि अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य क्या था, इसका प्रारंभ किया गया वर्ष क्या था, और ये कब तक पूरा करना था। इस तरह इसमें जो समाहित हैं वो मैंने बताया कि पुनर्जीवित भी, यानी पुरानी जो है सरोवर हैं या तालाब हैं उनको भी जीवित करना था, और जल संरक्षण आदि इसके मुख्य उद्देश्य थे। इस तरह इसका अगर प्रश्न की बात करें तो नए तालाबों का निर्माण भी शामिल था। पुरानी जल संरचनाओं जैसे बहुत पुराने आप तालाब आपके यहाँ होंगे उनको भी आप विकसित करके पुनर्जीवित कर सकते हैं। जल संस्कृति को बढ़ाना था और बिल्कुल जन भागीदारी को बढ़ाना था। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर उपयुक्त सभी होगा, विकल्प डी एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन एक विकेंद्रीकृत कार्यक्रम के रूप में लागू किया जा रहा है जिसमें फैसले लेने का अधिकार किसे दिया गया है। चूँकि जन भागीदारी सुनिश्चित करना ही ये जल जीवन, कोई भी संरक्षित करने की जब बात होती है, चाहे वह जल हो या अपनी पृथ्वी हो या किसी पर्यावरण की बात हो, उसमें बिना जन भागीदारी के आप कुछ नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि सरकारी योजनाएं आपको पता ही है कि कैसे संचालित की जाती हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका जो रवैया है, एक्टिव परफॉर्मेंस है, वो भी आप लोग अच्छी तरीके से देखते हैं। तो इस तरह अगर किसी भी योजना को सफल बनाना है तो उसमें जन भागीदारी सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जल जीवन मिशन एक विकेंद्रीकृत कार्यक्रम के रूप में लागू किया जा रहा है। जहाँ विकेंद्रीकरण की बात आई यानी स्थानीय संस्थाएं उसमें बिल्कुल भागीदारी करेंगी। तो इस तरह से प्रश्न का उत्तर विकल्प डी होगा। ग्राम पंचायत इसका फैसला लेती है। और जल जीवन मिशन की बात करें तो यह 15 अगस्त को लाल किले से पीएम मोदी जी ने 2019 में प्रारंभ किया और इसका जो लक्ष्य था वो 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल से जल उपलब्ध कराना था। और इसका नारा भी दिया गया इसीलिए कि हर घर नल से जल, हर घर क्या, नल से जल, नल से जल यानी पाइप के द्वारा पानी पहुंचाया जाएगा। और अगर बात करें ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाला जो पहला राज्य बना वह गोवा था, जो हर घर जल वाला राज्य बना था। गोवा पहला राज्य था। और इस मिशन में जो एक बात और है कि ये जो है आपकी केंद्रीय प्रायोजित योजना थी। तो इसमें जो जैसे मैदानी अगर क्षेत्र हैं तो वहाँ पे 50/50 यानी केंद्र का 50% हिस्सा और राज्य का भी 50% यानी बराबर वित्त पोषण का अनुपात था। अगर हिमालयी में बात करें तो 90 और 10। एक चीज़ आप अच्छे से इस सूत्र को समझ लीजिएगा कि कभी भी कोई योजना होगी जो केंद्र प्रायोजित होगी उसमें लगभग मैं बात कर रहा हूँ कि सभी योजनाओं में क्या होता है कि जब हिमालयी या पूर्वोत्तर के क्षेत्रों की बात होती है तो वहाँ पे जो वित्त पोषण का जब भी मामला आता है तो वहाँ 90/10 चलता है। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक ये है कि आपको पता है बीहड़ और जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पे आय के सीमित स्रोत होते हैं, सीमित स्रोतों में इसीलिए जो है सरकार उनको ज़्यादा आर्थिक मदद देती है। हिमालयी राज्यों में बहुत ज़्यादा, जैसे आप देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सुव्यवस्थित कृषि नहीं है, कुछ विशेष कृषि की जाती हैं और इसीलिए सरकार जो केंद्र सरकार है वो अपने वित्त पोषण में ज़्यादा हिस्सेदारी पर्वतीय और पूर्वोत्तर क्षेत्रों को देती है। तो इस योजना में हिमालयी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए आपका 90 और 10 का अनुपात था, जबकि बाकी अन्य राज्यों के लिए जो 50-50 यानी लगभग बराबर था। और इस योजना में बिना ग्राम सभा के अनुमोदन के इसमें कुछ समितियां भी बनती हैं। उन समितियों में नहीं जाऊंगा मैं। जल समितियां जिनको बोलते हैं वो स्थानीय स्तर पर बनती हैं और वो समितियां अपना जो है निर्णय लेती हैं और उसमें ग्राम सभा का अनुमोदन भी दिया जाता है। ग्राम सभा जब तक अनुमोदित नहीं करेगी तब तक उस योजना का कार्यान्वयन नहीं हो सकता। इस तरह इसको याद रखिएगा। और इसमें जो पानी की बात है वह लगभग 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध कराने की बात है। यानी हर घर में जितने भी व्यक्ति, मान लीजिए 4 लोग हैं तो 55 को 4 से गुणा करके आप देख लीजिए आपका 220 हो जाएगा और 220 लीटर पानी उनको दिया जाएगा प्रतिदिन। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर आपका विकल्प डी होगा, जो है इसमें ग्राम पंचायत ही फैसले लेने का अधिकारी है। और अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना कब से पूरे देश में लागू कर दी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। लगभग मेरा अनुभव कहता है हर एक परीक्षा में जब से यह प्रारंभ हुई है तब से लेकर आज तक लगातार पूछी जा रही है, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना जो है इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें जो विकल्प हैं वो थोड़ा सा गलत दिए हुए हैं। यहाँ पे 2020 कर लीजिएगा। और यह योजना जो है 24 अप्रैल 2020 को प्रारंभ की गई थी। और अगर लागू होने की बात करें
तो लगभग इसका जो लक्ष्य मतलब निर्धारित किया गया था वो 2021 से 25 तक इसका लक्ष्य था कि 2021 से 25 तक 6.62 लाख गांव को शामिल करने का लक्ष्य था इसमें। और यह योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संचालित होती है और यह पूरी तरह से केंद्र पोषित योजना है, यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इस तरह से याद रखिएगा। और स्वामित्व का एक फुल फॉर्म भी है, उसको भी आपको ध्यान रखना है। स्वामित्व यह से होगा आपका सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी। मैं लिख देता हूँ पूरी तरीके से इसको, सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज़, यानी बहुत ही टेक्नोलॉजी के माध्यम से ग्रामीण जो आबादी है उसको मैपिंग करना था। और इसका जो उद्देश्य है कि ग्रामीण आबादी के जो आवासीय अधिकार हैं उनका एक अभिलेख तैयार करना, यानी डेटाबेस उनका तैयार करना, ताकि भविष्य में जो है आबादी से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न हो तो उसकी जो है सरलता से उसका निस्तारण किया जा सके। इस तरह प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना कब से पूरे देश में लागू हुई, इसमें थोड़ा सा विकल्प, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे थोड़ा सा लेखन त्रुटि है, तो लेखन त्रुटि को ध्यान रखिएगा। 24 अप्रैल 2020 को प्रारंभ हुई थी और इसका जो लक्ष्य था 2021 से 25 जो है 4 वर्ष के लिए था। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी। आपको बताना है कि वर्ष 2070 तक अगर नेट जीरो बनना है तो उसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने कौन सी योजना प्रारंभ की है। तो आपको मैं बता दूं, COP 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो आपका हुआ नवंबर कहाँ हुआ था, ग्लासगो में हुआ, स्कॉटलैंड का ग्लासगो में हुआ। तो वहाँ पे मोदी जी ने जो है नेट जीरो बनने की अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की दी थी। उसी के बाद क्या हुआ कि पंचायती राज मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की और इसका जो उद्देश्य था कि ग्राम पंचायत स्तर पर नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग करना और उनको बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य था। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका, ग्राम ऊर्जा स्वराज पहल प्रारंभ की गई थी और इसके लिए पोर्टल भी जारी किया गया था, ग्राम ऊर्जा स्वराज पोर्टल। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा। इसका संचालन कौन कर रहा है, आपका पंचायती राज मंत्रालय। पंचायती राज मंत्री वर्तमान में कौन है, वर्तमान में ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपका अगला प्रश्न है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना के बारे में विस्तृत चर्चा हो चुकी है। उत्तर आपको खोजना है इसमें से कौन सा सही है। ऑप्शन एक अपना जो है कथन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, बिल्कुल है भाई। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा कार्ड उपलब्ध कराया जाता है, मैंने बताया स्वास्थ्य बीमा कार्ड भी उपलब्ध कराया जाता है, हेल्थ अकाउंट भी बनता है, दोनों बातें सही हैं।
इस योजना में गरीब एवं कमज़ोर परिवारों को शामिल किया गया है, बिल्कुल बीपीएल परिवार। और इस योजना में उच्च आय वर्ग को शामिल किया गया है, यह बात बिल्कुल कथन गलत है। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर डी विकल्प 1, 2, 3 एकदम सही कथन है। अगला प्रश्न है 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ स्वच्छ भारत अभियान के लक्ष्य के अंतर्गत स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण का कब तक प्राप्त करना है। जैसे कि आपको पता है 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन यह स्वच्छ भारत अभियान पूरे देश में प्रारंभ हुआ और इसका लक्ष्य जो रखा गया था कि आगे जब गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती पड़ेगी, यानी 150वीं जन्म जयंती गांधी जी की कब पड़ेगी, 2 अक्टूबर 2019 को, अगले 5 वर्षों बाद, यानी इस अभियान के प्रारंभ होने के अगले 5 वर्षों पर जब गांधी जी की 150वीं जयंती पड़ेगी, तब तक भारत में जो है भारत को स्वच्छ बनाना है तथा 1.2 करोड़ शौचालयों का निर्माण करना है, जिससे भारत ODF यानी ओपन डेफिकेशन फ्री अर्थात शौच मुक्त भारत बन सके। इस तरह इसका ये लक्ष्य था और कब तक था, 2019 तक, 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के दिन। और इसका अभी भी संचालन, जैसा कि आपको पता है, अब तो स्वच्छ भारत अभियान में ग्रामीण और शहरी अलग अलग क्षेत्र विभाजित कर दिए गए हैं। आगे के प्रश्नों में कहीं अगर आएगा स्वच्छ भारत अभियान शहरी तो उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन बता देते हैं उसका जो संचालन करता है वह शहरी विकास मंत्रालय करता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इसका जो संचालन करता है वह कौन करता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय नहीं। अगर यह आपके जहन में है तो इसको भूल जाइएगा और याद रखिएगा, इसका संचालन करता है जल शक्ति मंत्रालय। स्वच्छ भारत अभियान का संचालन करता है जल शक्ति मंत्रालय। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर विकल्प 15 का जो प्रश्न है 15, उसका विकल्प ए एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान क्या है। तो इस अभियान की बात करें तो यह अभियान 24 अप्रैल 2018 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। 24 अप्रैल 2018 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। इसका जो उद्देश्य था वह आपका ये था कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन यानी ग्रामीण क्षेत्रों में शासन के लिए जो संस्थाएं हैं उनकी क्षमताओं को मजबूत करना, ताकि स्थानीय विकास आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बन सकें। यानी कि जो स्थानीय शासन के लिए संस्थाएं हैं वो उनको इस तरह मजबूत करा जाए कि वो स्थानीय स्तर पर विकास जो करना है उसके लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं उसके प्रति अधिक सेंसिटिव रहें और वो प्रौद्योगिकी का लाभ, टेक्नोलॉजी का लाभ लेके जो है योजनाएं तैयार कर सकें, तथा सतत विकास, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकें। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान का जो मुख्य उद्देश्य आपको बता दिया मैंने, और यह जो अभियान था वह 2018 से लेकर 2022 तक एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया गया, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 60 थी और राज्य की हिस्सेदारी 40 थी। वहीं अगर हिमालयी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में देखा जाए तो यह 90-10 का अनुपात था। इस योजना का विस्तार आगे चूँकि 2022 तक इसका वो था, 2018 से 22 तक, तो 22 तक जब इसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ तो 22 से बढ़ाकर 2026 तक इसका विस्तार कर दिया गया है। तो प्रश्न 16 के विकल्पों को ध्यान में रखते हुए अगर देखें, उत्तर की बात करें तो इसमें क्या सही है आपका। यह एक योजना है जिसका उद्देश्य पंचायत एवं ग्राम सभा की क्षमता व प्रभावशीलता में
अभिवृद्धि करना है। इसका मनरेगा से कोई संबंध नहीं है। मनरेगा जो है वह अलग डिपेंडेंट जो है अपनी योजना है, एक्ट है, या ग्राम स्तर पर महिलाओं का योगदान बढ़ाने की महिलाओं लिखा हुआ है, ये भी बात गलत है। या प्रत्येक चुनाव को बढ़ा, ये चुनाव की कोई बात नहीं है, यह अभियान है। और ग्राम स्वराज का अभियान जो कि इसका उद्देश्य है कि पंचायत एवं ग्राम सभा की क्षमता व प्रभावशीलता में वृद्धि हो, इसका मुख्य उद्देश्य है। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नया नाम क्या है? आपको नया नाम इसका बताना है। तो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना यह जो है अप्रैल 1999 में प्रारंभ हुई और इसका जो है 2011 में नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया था। तो कब नाम बदला गया, ध्यान रखिएगा, 2011 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नाम क्या किया गया 2011 में? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। हालांकि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का भी नाम 2016 में, डेट भी ध्यान रख लीजिए, 29 मार्च 2016 को इसका नाम कुछ नहीं हुआ, आगे बस थोड़ा सा दीनदयाल अंत्योदय जोड़ दिया गया। यानी दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, यानी दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर आपका विकल्प बी होगा। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को इसका नाम परिवर्तित कब किया गया, इसको ध्यान रखिएगा, 2011 में। और फिर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जब प्रारंभ हुआ तो इसका भी नाम बदल के 2016 में DNRLM कर दिया गया है, यानी दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जल जीवन मिशन के उद्देश्य हैं। तो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को स्वच्छ पेयजल प्रदान करना। सही है, बिल्कुल बात सही है। दूसरा है गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, जहाँ पे पानियों में गुणवत्ता नहीं है, यानी उसकी गुणवत्ता प्रभावित है, सूखाग्रस्त क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, और सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जो गांव चिन्हित थे वो हैं, आदि में जो है स्वच्छ पेयजल को प्राथमिकता देना, ये भी विकल्प सही है। स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक भवनों को कार्यात्मक नल कनेक्शन प्रदान करना, ये भी इसका उद्देश्य है। जल जीवन मिशन से संबंधित बातें विस्तृत चर्चा हमारी पिछले प्रश्न में हो चुकी है। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर सभी कथन एकदम सही हैं, तो कौन सा होगा आपका? सी विकल्प एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि पर्वतीय क्षेत्रों, मरुभूमि क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के कितनी आबादी की बसावट वाले गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ा जाएगा? जैसा कि मैं बता चुका हूं कि यह योजना 2000 में प्रारंभ हुई और पर्वतीय क्षेत्रों, मरुभूमि क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों आदि में अगर 250 की आबादी है, यानी 250 के लोग वहाँ पे निवास कर रहे हैं, तो उनको सड़कों के माध्यम से रोड कनेक्टिविटी दी जाएगी। तो 250 लोग इसमें अगर उस आबादी में रह रहे हैं तो उनको सड़कों से जोड़ा जाएगा। और मैदानी आदि क्षेत्रों में 500 लोग हैं, ये मैदानी है, और ये पर्वतीय मरुभूमि क्षेत्र तथा जनजातीय क्षेत्र हैं। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी एकदम सही होगा। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से लाभान्वित होने के पात्र हैं, यानी लाभार्थी अगर कौन हो सकता है, मनरेगा का लाभार्थी कौन बन सकता है? तो इस पहली बात तो मनरेगा का अगर पृष्ठभूमि देखें तो सर्वप्रथम यह नरेगा के रूप में सामने आया। नरेगा
नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यह एक्ट 2005 में पारित हुआ और 2 फरवरी से यह एक कार्यक्रम के रूप में यानी नरेगा कार्यक्रम के रूप में 2 फरवरी 2006 से लागू हो गया। अगर बात करें वर्तमान स्वरूप क्या है, तो इसका नाम इसके आगे महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ दिया गया यानी मनरेगा कर दिया गया। और मनरेगा कब किया गया? 2 अक्टूबर 2009 को इसका नामकरण मनरेगा कर दिया गया। वर्तमान में यह इसी नाम से संचालित हैं और विश्व की लगभग बहुत बड़ी रोजगार गारंटी योजना है जो संचालित की जा रही है। और इसके तहत आपको अकुशल श्रम करने के यानी इसमें कुशल श्रमिक की ज़रूरत नहीं है। अकुशल श्रम करने के इच्छुक ग्रामीण क्षेत्र के कोई भी वयस्क हैं तो उनको प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की रोजगार गारंटी दी जाती है और यह कानूनी रूप से बनाया गया अधिनियम है। और इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आपका डी विकल्प हो जाएगा, यानी किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य हैं। अगर वयस्क की बात करें तो यह WHO के अनुसार 19 वर्ष पूर्ण होने के बाद में वयस्क व्यक्ति हो जाता है। जैसा कि आपको पता है, उससे नीचे के अगर मजदूरी करवाएंगे तो वह जो है शोषण माना जाएगा। और किसी भी परिवार का अगर वयस्क सदस्य है और अकुशल श्रमिक यानी अकुशल श्रम करने का वो इच्छुक है, अकुशल श्रम में आपको पता ही है गड्ढे खोदना, तालाब खोदना आदि, ये सब जो ग्रामीण जनजीवन से संबंधित कुछ अकुशल कार्य हैं वो करने का इच्छुक है तो उसको 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। यह गारंटी कानून है। आपको पता ही होगा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की यहाँ पे बात है कि हर वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है प्रत्येक वित्तीय वर्ष में। फाइनेंशियल ईयर, आप भली भांति पता होगा फाइनेंशियल ईयर हमारा कब प्रारंभ होता है? 31 मार्च से 1 अप्रैल को हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। जबकि कैलेंडर ईयर की बात करें तो वह 1 दिसंबर से यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक आपका कैलेंडर वर्ष प्रारंभ होता है। फाइनेंशियल ईयर यानी 31 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में उसको 100 दिन का रोजगार गारंटी दिया जाएगा। इस तरह आज की प्रश्नों की यह श्रृंखला यह क्लास अब समाप्त होती है। मेरा प्रयास था कि 20 प्रश्नों के माध्यम से कम 40-45 योजनाओं को यहाँ पे सम्मिलित करते हुए उनकी आवश्यक जो जानकारी है, योजनाओं के बारे में, एक योजना के बारे में कम से कम 5 पृष्ठ की जानकारी मिल सकती है आपको। अपितु आपको क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं इम्पोर्टेंट है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको बहुत जितनी आवश्यक चीज़ें थीं एग्ज़ाम दृष्टिकोण से वह मैंने बताने का प्रयास किया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों यानी कि फ्रेंड सर्कल में आप इसको साझा ज़रूर करें। यही आपका कर्तव्य है कि आप क्लास को देखिए, उसका लाभ उठाइए और अन्य आपके जो सहपाठी हैं उनको भी यह लाभ मिले। तो इस तरह से आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भाइयों बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।